गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि जब हमारे पास हमने केस लिया था ये वाला थिकनेस किस तरह से है आपकी, जो आपने जिस प्लेट के थ्रू, जिस मटेरियल के थ्रू आपने वेव्स को लाइट वेव्स को या लाइट रे को पास किया, उस वेव की थिकनेस अगर इस तरह से थी कि जो आपका एंगल डेल बन रहा था वो पाई/2 हो जाता है, तो उस केस में हमें क्या मिलती थी? इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलती थी। इक्वेशन हमारे पास आ जाती थी कौन सी? ये वाली, जो कि एक इलिप्स की इक्वेशन है। उसके बाद हमने देखा था अगर थीटा जिस एंगल पे आपकी बेसिकली जब आपकी इंसिडेंस तो क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस थी, जो आपकी रे इंसिडेंट हो रही थी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, वो रे आप उस रे में जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस थी वो वाइब्रेशन अगर उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ एंगल थीटा बनाती हैं, हम मान के चलते हैं, और वो एंगल थीटा अगर आपका 45 डिग्री हो जाता था, उस केस में हमारे पास क्या हो गया था? बेसिकली आपके पास जो एम्पलीट्यूड था वो किसके इक्वल था? स्मॉल ए की वैल्यू थी कैपिटल ए कोस थीटा, और स्मॉल बी की वैल्यू थी कैपिटल ए साइन थीटा। तो जब आपका थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों क्या हो जाते थे? इक्वल हो जाते थे, और इसलिए आपका क्या हो जाएगा? जो इक्वेशन बच जाएगी वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बचेगी? आपकी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। और वो किसकी इक्वेशन है? जो ये इक्वेशन आपके पास बची, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास? ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए जो ये फाइनली आउटपुट में आपको एमर्जेंस पे जो आपको रे मिली उसको आप क्या बोलोगे? दिस इज ए सर्कुलरली पोलराइज्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक हम लोग कल कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपके पास थिकनेस इस तरह से है कि आपकी डेल की वैल्यू पाई/4 आ जाती है, तो उस केस में आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो कौन सी इक्वेशन मिलेगी? ये वाली मिलेगी, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर -2/ab एक्स वाई बाई, क्योंकि जो आपका ये इक्वेशन हमने निकाली कहाँ से है? जो आपकी इक्वेशन 1.10 आई थी, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर -2xy बाई ए बी कोस डेल इज इक्वल टू साइन स्केयर डेल। इसमें आपने डेल की वैल्यू कितनी पुट करी है? डेल की वैल्यू पुट करी है पाई/4। तो कोस पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 1/√2। साइन पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, तो इसलिए जब वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको फाइनली इक्वेशन मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपको इसमें मिल जाएगी, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर -2/ab एक्स वाई बाई √2 इज इक्वल टू 1/2। और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन एक इलिप्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है, विच रिप्रेजेंट एन इलिप्स विद मेजर एक्सिस इंक्लाइंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है इस केस में? इंक्लाइंड है आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये आपको लाइट मिली, कैसी मिली? इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट इस केस में मिल गई। तो यहाँ पे जब हम एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग एंगल पे आपको किस तरह की पोलराइज्ड लाइट मिलती है। जब एंगल डेल की, डेल कौन सा एंगल था? डेल, अलग अलग जो डेल एंगल्स हैं उन अलग अलग डेल एंगल्स पे आपको किस तरह की पोलराइज्ड लाइट मिलती है। तो डेल क्या है? फेज, आपका फेज डिफरेंस है जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे के बीच में है। अगर डेल की, अब इसमें हमने दो केस ले लिए, जो ये हमने पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ली, इसमें हमने दो तरह के केस ले लिए। पहले वाला जब थीटा आपका पाई/4 है, मतलब जब थीटा जो थीटा कौन सा एंगल था? जो आपकी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन थी वो एंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बना रही थी वो थीटा था। अगर उस थीटा की वैल्यू आपकी पाई/4 है, एक केस तो हमने ये ले लिया, एक केस ले लिया जब आपकी थीटा की वैल्यू पाई/4
नहीं है। जब आपकी वैल्यू थीटा की वैल्यू पाई/4 नहीं होगी तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, तो अलग अलग डेल एंगल के लिए डिस्कस करते हैं, ये हम डिस्कशन कर भी चुके हैं। तो जब आपका डेल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो उस केस में आपको क्या मिलती थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती थी, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी आपको किस तरह की मिलेगी, वो उस केस में आपका क्रिस्टल किस तरह का काम करता है, फुल वेव प्लेट का काम करता है। आपको दोनों डायरेक्शंस में क्या मिलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। जब आपका एंगल पाई/4 हो जाता है, तो जब पाई/4 है थीटा, जिस केस में पाई/4 के मतलब आपका डेल भी पाई/4 और थीटा भी पाई/4 हो जाए, तो उस केस में ये वाली फिगर आपको मिलेगी। ये किसको रिप्रेजेंट करता था, एक सर्कल को। अगर आपका थीटा पाई/4 नहीं है और आपकी डेल की वैल्यू पाई/4 है, तो आपको ये नीचे वाली फिगर मिलेगी। ऐसे ही जब एंगल पाई/4 से पाई/2 में चेंज होगा, तो उस केस में आपका जो ये थीटा था ये किस में चेंज हो जाए, जो आपका सर्कल था ये किस में चेंज हो जाएगा, दोनों केसेस में इलिप्स में चेंज हो जाएगा। फिर से आपको 3 पाई/4 पे इलिप्स ही मिलेगा। दोबारा जब पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी, फिर आपको क्या मिल जाएगा, जब वैल्यू पाई हो जाएगी डेल की, उस केस में फिर से आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। लेकिन इस केस में प्लेन पोलराइज लाइट कैसे मिलेगी, अगर आपका इनिशियल वाइब्रेशंस का एंगल थीटा है, तो अब आपकी एमरजेंस पे, एमरजेंस का मतलब जब आपके क्रिस्टल से बाहर ये रे निकल के आएगी, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपका थीटा था वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, माइनस थीटा में कन्वर्ट हो चुका होगा। मतलब इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन और जो आपका सरफेस है उसके बीच में एंगल अब कितना बन चुका होगा, माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी आपकी। उस टाइम पे आपको कैसा स्लोप मिलेगा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा। जब आपको स्टार्टिंग में डेल ज़ीरो था तो पॉजिटिव स्लोप मिल रहा था, अब पाई पे आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा। फिर से आपको उसी तरह से इलिप्टिकल, सर्कुलर, इलिप्टिकल और फिर आपको प्लेन वेव पाई/4, 3 पाई/2, 7 पाई/4 पे मिलेंगी, ठीक है। अब जो पाई के बाद ये हैं, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, तो ये देखते हैं पहले पॉइंट में। जब आपकी डेल की वैल्यू आपकी ज़ीरो और पाई के बीच में होगी, तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस जो होंगी वो कैसी होंगी, इलिप्टिकल वाइब्रेशंस आपकी काउंटर क्लॉकवाइज होंगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल पोलराइज सिस्टम बोलेंगे। और जब आपका डेल की वैल्यू पाई से लेकर पाई 2 पाई के बीच में होगी, तो आपकी जो इलिप्स की वैल्यू, जो वाइब्रेशंस मिलेंगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस मिलेंगी। और उसमें लाइट क्या हो जाएगी, आपको उसको क्या बोलोगे आप, राइट हैंडेड इलिप्टिकल पोलराइज सिस्टम बोलोगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ, पाई पाई के बाद बनेंगे तो दोनों में इलिप्स ही, एक में आपकी जो डायरेक्शन होगी वाइब्रेशंस की वो क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी। पहले 0 से पाई के बीच में और पाई से 2 पाई के बीच में आपकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। थर्ड में आपके पास क्या हो जाएगा, जब डेल पाई/2 या 3 पाई/2 होगा, तो इलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि जो आपका एंगल थीटा था इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में, वो क्या हो जाए, होना चाहिए आपका 45 डिग्री का होना चाहिए। अगर डेल की वैल्यू ज़ीरो, और फोर्थ पॉइंट में अगर डेल की वैल्यू 0 और 2 पाई होगी, तो वाइब्रेशंस आपकी कैसी मिलेंगी, प्लेन पोलराइज वाइब्रेशन मिलेंगी। जब 0 और 2 पाई होगी तो उसको हम कंप्लीट वेव प्लेट बोलेंगे। कंप्लीटली उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दिया। और जैसा कि आपका इंसिडेंट का जो एंगल पहले था, वही एंगल अब आपको क्या मिल गया, इससे पास करने के बाद मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब डिस्टिंक्शन आता है इसमें बिटवीन इलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में तो आपके पास क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो भी आपकी चेंज होगी और एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। जब आप क्या होगा, टाइम के साथ आपका एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंस आएगा। और आपका क्या होगा, क्योंकि इलिप्स किस तरह से बनता है, इलिप्स आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। इलिप्स आपका बनेगा इस तरह से, ठीक है। इसमें आपका क्या आएगा, एम्पलीट्यूड में भी चेंज आएगा सेंटर से, और आपका डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। लेकिन जब आपका सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगी, तो उसमें एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ क्या होगा, आपका चेंज क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी बस। और वो डायरेक्शन भी, वो फॉर्मेट भी अपने आप को क्या करेगा,
एक पीरियड तक क्या होगा, एक सर्कल बन गया, उसके बाद फिर क्या बनेगा, फिर से दूसरा सर्कल बनेगा सेम डायमेंशंस का, फिर तीसरा सर्कल सेम डायमेंशंस का, मतलब वो सर्कल अपने आप को रिपीट करता रहेगा आफ्टर ए टाइम पीरियड, उसको क्या बोलेंगे, वो उस सर्कुलरली पोलराइज लाइट का क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया आपके पास इलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट में। अब उसके बाद आपका आता है रिटार्डेशन प्लेट्स की। रिटार्डेशन प्लेट्स आपके पास क्या है, तो ये जो क्वार्टर वेव प्लेट्स और जो हमने फुल वेव प्लेट डिस्कस करी उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन प्लेट बोलते हैं। तो क्या हुई इसकी डेफिनेशन, व्हेन ए प्लेन प्लेट कट फ्रॉम ए डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल, मतलब विद इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस can be used to introduce a given phase difference between ordinary and extraordinary waves traveling normally through it. Such a plate is known as retardation plate। ठीक है, तो मतलब ऐसी प्लेट जिस प्लेट को क्या कर दिया जाए, इस तरह से कट किया जाए जो उसका रिफ्रैक्टिंग प्लेन है और जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं और जो लाइट का इंसिडेंट हो उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट हो, तो ऐसा एक सरफेस अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव और ऑर्डिनरी वेव के बीच में अगर एक फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन प्लेट्स बोलेंगे। तो रिटार्डेशन प्लेट्स में हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या मिलती थी, हमें क्वार्टर वेव प्लेट्स मिलती थी, हाफ वेव प्लेट्स मिलती थी। अब क्वार्टर वेव प्लेट्स क्या है कि जब आपकी थिकनेस को आपने जो क्रिस्टल लिया जिसके थ्रू आप क्या करवा रहे हो, रिफ्रैक्शन करवा रहे हो, या मटेरियल आपने जो लिया जिसके थ्रू आप क्या करवा रहे हो, रिफ्रैक्शन करवा रहे हो, उस मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप उस मटेरियल को अपनी लाइट के पाथ में इंट्रोड्यूस करते हो और उस मटेरियल की थिकनेस को इस तरह से एडजस्ट करते हो कि जो आपका फेज डिफरेंस आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे के बीच में वो अगर π/2 का आता है, अगर फेज डिफरेंस π/2 का है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस, इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या है आपके पास, पाथ डिफरेंस भी कितना है, π/2 का है। ठीक है, सॉरी, अगर फेज डिफरेंस π/2 का है तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस आपका कितना है, λ/4 का है। तो अगर मान लो इस तरह की अगर कोई भी क्रिस्टल आपके लाइट के पाथ में इस तरह की प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाए π/2 का और फेज डिफरेंस आ जाए π/2 का एंड पाथ डिफरेंस आ जाए λ/4 का, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्वार्टर वेव प्लेट्स बोलोगे। तो अगर हम नेगेटिव क्रिस्टल के लिए डिस्कशन करें तो नेगेटिव क्रिस्टल के लिए आपके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हम यहाँ पे म्यू नोट को तो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अगर कोई भी किसी भी लाइट रे को अगर एयर में डिस्टेंस ट्रेवल करना है t, अगर उस क्रिस्टल की, जिस क्रिस्टल के अंदर से आप रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे हो, अगर उस क्रिस्टल की थिकनेस हम मान लेते हैं t, ठीक है, तो उसकी थिकनेस जब हम t मानेंगे तो मान के चलते हैं अगर लाइट आपकी एयर में ट्रेवल कर रही है तो उसको टी थिकनेस से उसको क्या करना है, पास करना है। अगर वही लाइट क्या करेगी, किसी मीडियम के अंदर से पास करेगी, तो जिस टाइम में एयर में लाइट ने टी थिकनेस को ट्रेवल किया उस टाइम में वो उस मीडियम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस मीडियम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी म्यू टी, म्यू नोट टी। म्यू नोट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी इनटू डिस्टेंस। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के केस में हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू ई टी। म्यू ई क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इन दी मीडियम। तो जो डिस्टेंस उसने एयर में ट्रेवल डिस्टेंस किया था, मान लो 10 सेकेंड में उसने एयर में डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 सेकेंड में उसने एयर में डिस्टेंस ट्रेवल किया टी, तो उस 10 सेकेंड में वो आपकी
एयर में डिस्टेंस टी ट्रेवल किया था 19 सेकेंड में, अगर वो ऑर्डिनरी रे तो मीडियम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी म्यू नॉट टी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ट्रेवल करेगी डिस्टेंस म्यू ई टी। तो अब दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने तो म्यू ई टी डिस्टेंस ट्रेवल किया और ऑर्डिनरी ने आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया म्यू नॉट टी। तो इसका मतलब दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मतलब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया। अब वो पाथ डिफरेंस कितना होगा कि जो दोनों के बीच में ट्रेवल डिस्टेंस का डिफरेंस होगा। तो दैट मीन्स क्या करेंगे हम, अगर म्यू नोट टी में से म्यू नोट ई टी को माइनस कर देंगे तो आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा ये। और पाथ डिफरेंस हमारे पास इस केस में क्वार्टर वेव प्लेट के केस में हमने डिस्कस किया किसके इक्वल है, λ/4 के इक्वल है। तो यहाँ से टी किसके इक्वल आ जाएगा, टी इज इक्वल टू λ/4 म्यू नोट माइनस म्यू के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम यही केस, ये तो हो गया नेगेटिव क्रिस्टल के लिए, अगर पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए डिस्कस करेंगे तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, λ/4, जो इस वाले केस में इक्वेशन 1.11 में आपके पास म्यू नोट माइनस म्यू ई था, तो पॉजिटिव क्रिस्टल के केस में वो म्यू नोट माइनस म्यू ई की बजाय हो जाएगा म्यू ई माइनस म्यू नोट, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ई वो पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का एज कम्पेयर टू म्यू नोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे। अब उसके बाद आता है आपका यूज़ ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट। तो क्वार्टर वेव प्लेट का आपके पास यूज़ क्या है, तो क्वार्टर वेव प्लेट किसके लिए किस लिए यूज़ करते हैं हम, कि आपके पास हम क्वार्टर वेव प्लेट्स यूज़ करते हैं सर्कुलरली, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यही है बस कि अगर एंगल थीटा 45 है तो वो किस तरह की वेव को प्रोड्यूस करेगा, क्वार्टर वेवलेट्स किस तरह की रे को प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा आपकी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करेगा। अगर थीटा नॉट इक्वल टू 45 है तो क्वार्टर वेव प्लेट आपकी इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करेगा। ये इसका यूज़ है क्वार्टर वेव प्लेट का। उसके बाद आती है हाफ वेव प्लेट। अब हाफ वेव प्लेट क्या है, हाफ वेव प्लेट में क्या होगा हमारे पास, अगर हम थिकनेस को इस तरह से लें, जो आपने मटेरियल यूज़ किया है जिसके थ्रू आप रिफ्रैक्शन को नोट कर रहे हो, अगर आप उस मटेरियल को इस तरह से लेते हो कि जो आपका डेल एंगल बना, जो फेस डिफरेंस आ रहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के बीच में, वो आपका कितना आए, पाई के इक्वल आए। ठीक है, और दैट मीन्स अगर फेस डिफरेंस पाई के इक्वल आ रहा है तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आए, λ/2 के। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, हाफ वेव प्लेट बोलेंगे। तो पुराने केस की तरह पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, म्यू नोट माइनस म्यू इंटू टी, और इस केस में हाफ वेव प्लेट के केस में पाथ डिफरेंस है किसके इक्वल, λ/2 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी किसके इक्वल आ जाएगा, λ/2 म्यू नोट माइनस म्यू। ये तो आ गया नेगेटिव क्रिस्टल के लिए। और पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए क्या होता है, पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी वेव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ इक्वेशन 1.13 में म्यू नोट माइनस म्यू ई था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे बन जाएगा इक्वेशन 1.14 में म्यू ई माइनस म्यू नोट डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब उसके बाद इसका यूज़ देखते हैं कि यूज़ क्या है हाफ वेव प्लेट का। तो हाफ वेव प्लेट का यूज़ क्या है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करती है। लेकिन किस तरह की प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करेगी, अगर आपका इंसिडेंस पे जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है वो एंगल थीटा बना रही है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ, तो एमरजेंस पे मतलब जब आपकी लाइट उस क्रिस्टल से बाहर निकल के आएगी, उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाहर निकल के आएगी, तो उस टाइम पे आपको लाइट तो कैसी मिलेगी, फिर से स्टार्टिंग में भी आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपने हाफ वेव प्लेट के ऊपर डाली, और आउटपुट में भी आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली। लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, पहले वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रही थी, अब एमरजेंस पे वो क्या करेंगी, माइनस थीटा एंगल बनाएंगी विद द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये इसमें क्या हो गया आपका, ये यूज़ हो गया हाफ वेव प्लेट का। वो हाफ वेव प्लेट इस तरह की लाइट, पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट।
आप इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को किस तरह से प्रोड्यूस करें। तो ये पुराना जो हमारा आर्टिकल था उसमें हम यही पढ़ के आए हैं कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ए क्वार्टर वेव प्लेट। तो आप एक क्वार्टर वेव प्लेट को कैसे यूज़ कर लोगे, अगर क्वार्टर वेव प्लेट में एंगल थीटा 45 डिग्री के इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका एम्पलीट्यूड था प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, जो कि अब आपने क्या किया, आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, उस अनपोलराइज्ड लाइट को क्या कर दिया, एक निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कर दिया। जैसे ही आप उसको एक निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब क्वार्टर वेव प्लेट्स के थ्रू पास करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट एंगल थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसी में अगर आपकी इक्वेशन लिखना चाहो, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप लिखो तो वो किसके इक्वल थी, एक्स की, तो किसके इक्वल थी, अगर आपके पास एक्स और वाई आपकी दो आपके पास क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है वेव्स, तो एक्स की तो थी ए, बेसिकली आपके पास क्या बन गया था, जब आपकी एक सिंगल लाइट इंसिडेंट होती थी तो वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती थी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। ऑर्डिनरी लेके जाती थी एम्पलीट्यूड कैपिटल ए कोस थीटा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो लेके जाती थी कैपिटल ए कोस थीटा, और ऑर्डिनरी लेके जाती थी कैपिटल ए साइन थीटा। उसको कैपिटल ए कोस थीटा को तो स्मॉल ए के इक्वल हमने लिख लिया था, और कैपिटल ए साइन थीटा को हमने स्मॉल बी के इक्वल लिख लिया था। तो वहाँ पे जो ऑर्डिनरी के लिए आप इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखते थे वो किसके इक्वल होती थी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि उस केस में आपका एक फेज डिफरेंस आ जाता था इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या होता था, जो फेस होता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है इन केस ऑफ नेगेटिव क्रिस्टल, तो वहाँ पे क्या मान के चलते थे हम, एक फेस डिफरेंस आ गया था। और अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टर वेव प्लेट्स की, तो क्वार्टर वेव प्लेट्स में वो डेल की वैल्यू कितनी है हमारी, पाई बाई टू, तो ये एक्स हो जाता था ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और साइन थीटा प्लस पाई बाई टू किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी के। अब उसके बाद ऐसे ही y किसके इक्वल हो जाएगा, b साइन ओमेगा टी के, और जब आप इसको इसमें से ओमेगा टी को एलिमिनेट करोगे तो आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी जैसे हमने भी पहले निकाली थी, एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की इक्वेशन है। तो आप बोल दोगे कि यहाँ से हमने क्या कर लिया, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन अगर आपका थीटा पाई बाई टू हो जाता है, थीटा पाई बाई टू हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाई टू है, तो आपके पास बेसिकली स्मॉल ए किसके इक्वल था, कैपिटल ए कोस थीटा के इक्वल, और स्मॉल बी किसके इक्वल था, कैपिटल ए साइन थीटा के इक्वल। तो अगर आपके पास साइन थीटा आपके पास 90 हो जाता है तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, दैट मीन्स ए की वैल्यू 0 हो जाएगी और बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए जो एम्पलीट्यूड मिल रहा था वो आपको 0 एम्पलीट्यूड मिलेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए आपको कंप्लीट एम्पलीट्यूड ए मिलेगा। दैट मीन्स अब इसमें आपके दो कंपोनेंट नहीं रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कि आपको जो लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इलिप्टिकली पोलराइज ना मिलके प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपका ए की वैल्यू जो आपका थीटा है, अगर वो थीटा आपका पाई बाई टू हो जाता है तो ए 0 हो जाएगा उस केस में। अगर थीटा आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उस केस में आपका बी 0 हो जाएगा। तो उसमें केवल क्योंकि कोस 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो उस केस में आपकी बी की स्मॉल बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहाँ भी आपको एक ही एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा करके आपने क्या कर लिया, तो ऐसा करने से आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, ना कि आपको इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए जो आपको इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करनी है यूजिंग ए क्वार्टर वेव प्लेट्स, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि थीटा आपका ना तो 0 डिग्री के इक्वल हो, ना आपका थीटा
सॉरी, ना तो थीटा आपका जीरो के इक्वल हो, ना थीटा आपका पाई/2 के इक्वल हो, और ना ही थीटा आपका पाई/4 के इक्वल हो, क्योंकि पाई/4 के इक्वल थीटा हो जाएगा तो उस केस में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास इलेप्टिकली पोलराइज लाइट मिलने की बजाय सर्कुलरली पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट को आप किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे? तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट को ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, अगर आपके पास एक क्वार्टर वेव प्लेट यूज़ कर ली और उसमें थीटा को वैल्यू को आपको रख लिया पाई/4 या 45 डिग्री, तो जब थीटा 5/4 आपका हो जाएगा उस केस में आपकी इलिप्टिकली पोलराइज लाइट जो भी हमने डिस्कस करी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सर्कुलरली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिटेक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट है तो उसको किस तरह से डिटेक्ट करें, सर्कुलरली पोलराइज लाइट है तो उसको किस तरह से डिटेक्ट करें, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है तो उसको किस तरह से डिटेक्ट करें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। तो प्लेन पोलराइज्ड अगर आपके पास लाइट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे, जैसे हमने पहले ये पढ़ चुके हैं पहले ही, प्लेन पोलराइज लाइट है उसको डिटेक्ट करने के लिए एक निकोल प्रिज्म को आप यूज़ कर सकते हो। निकोल प्रिज्म को इस तरह से यूज़ करोगे कि जो उसका प्रिंसिपल सेक्शन है वो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है उसके पैरेलल रहेगा। जो आपकी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो अगर प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल रहेंगी तो आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम लाइट मिल जाएगी। और फिर आप उस प्रिज्म को इंसिडेंट बीम को एज ए एक्सिस लेके अगर रोटेट करते हो तो क्या होगा? उसको रोटेट करने के साथ जो आउटपुट में इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी और आपको इंटेंसिटी 0 मिलेगी जब आपका प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म इज क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है अगर प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए तो उस केस में लाइट बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी और आपको इंटेंसिटी आउटपुट में क्या मिलेगी? 0 इंटेंसिटी मिलेगी। तो इस तरह से जैसे हमने पोलराइजर और एनालाइजर का कंसेप्ट पढ़ा था ना, उस एनालाइजर में हम निकोल प्रिज्म को यूज़ करते थे, वो किसके लिए था? वो आपका इसी के लिए था, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। तो उसी से हम क्या कर सकते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब उसके बाद आता है सर्कुलरली पोलराइज लाइट को किस तरह से डिटेक्ट करें। तो अब सर्कुलरली पोलराइज लाइट को भी डिटेक्ट करने के लिए अगर हम क्या करें, निकोल प्रिज्म को इस तरह से रखें, अगर उस निकोल प्रिज्म को इंसिडेंट लाइट को एज ए एक्सिस मान के निकोल प्रिज्म को डिटेक्ट किया जाए, अगर उसके ऊपर सर्कुलरली पोलराइज लाइट फॉल कर रही है निकोल प्रिज्म के ऊपर, और क्या हो रहा है, हम उस निकोल प्रिज्म को रोटेट कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस विच इज़ इक्विवेलेंट टू इंसिडेंट बीम डायरेक्शन, तो आपके पास उस केस में क्या हो जाएगा? जो आउटपुट में है कोई भी वाइब्रेशन, आपको वाइब्रेशन में चेंज नहीं मिलेगा। जो आपका इनपुट है एज इट इज़ आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास सर्कुलर वाइब्रेशन के लिए जो निकोल प्रिज्म के अंदर है वो जो आपकी सर्कुलर वाइब्रेशन है, दो पार्ट्स में, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इक्वल मैग्नीट्यूड के में क्या हो जाएंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी। और जब वो बाहर निकलेंगी तो क्या हो जाएगा? उसका आपका क्या होगा? एक तो उसमें क्या हो जाएगी? आपकी टोटल रिफ्लेक्शन से लॉस्ट हो जाएगी। मतलब आपकी क्या होगी? जो इंसिडेंट सर्कुलर बीम थी वो निकोल प्रिज्म के अंदर आपने निकोल प्रिज्म के ऊपर आपने फॉल करवाई, और वो क्या होगा? फिर वो जो सर्कुलर लाइट है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में निकोल प्रिज्म उसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो एक कंपोनेंट तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट आपका एमरजेंस में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब आप उसको रोटेट करवाओगे तो रोटेट करवाने के साथ उसकी इंटेंसिटी में आपका कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। जब आप उसको रोटेट करवाओगे तो रोटेट करवाने के साथ भी आपको एक ही क्या मिलेगा? आउटपुट में कंपोनेंट मिलेगा।
लेकिन खाली इस तरीके से हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी आपकी अनपोलराइज्ड लाइट शो करती है। अनपोलराइज्ड लाइट के केस में भी क्या होगा, आपका आउटपुट में आपको जो इंटेंसिटी है उसमें रोटेशन के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो अब इसको डिस्टिंक्ट कैसे किया जाए, तो इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को एक क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू पास कर देंगे। तो जब आप क्वार्टर वेव प्लेट के अंदर से वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट पास होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी टू रेक्टेंगुलर वाइब्रेशन ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड में। एक तो जिसमें एक में तो वाइब्रेशन के पैरेलल कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, दूसरे में आपको वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेंगे, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ऐसा करने से आपका क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, जो इंसिडेंट लाइट थी उसके दोनों कंपोनेंट्स में उसने दो रेक्टेंगुलर जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट थी उसको आपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया π/2 का। और जब आप क्या करोगे, ये तो एंट्रेंस पे ही हो गया। और जब वो क्वार्टर वेव प्लेट्स के अंदर से पास करेगी, तो क्वार्टर वेव प्लेट्स के अंदर से जब वो पास करती है लाइट तो उसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट्स में फिर से वो डिवाइड हो जाएगी, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट और एक ऑर्डिनरी कंपोनेंट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के बीच में भी क्वार्टर वेव प्लेट क्या करती है, π/2 का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, या तो ये जो π/2 किस कारण प्रोड्यूस हुआ, दो कंपोनेंट्स में ब्रेकअप हुआ, पैरेलल और परपेंडिकुलर, और दूसरा ये क्वार्टर वेव प्लेट ने जो π/2 का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस किया, या तो ये दोनों फेज डिफरेंस ऐड हो जाएंगे या दोनों एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब ये सब्सट्रैक्ट होंगे तो आपको आउटपुट में फेज डिफरेंस मिलेगा 0, और जब ये ऐड हो जाएंगे तो आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई का। और जब आपका पाई या 0 का फेज डिफरेंस हो तो उस केस में आपको आउटपुट में कैसी लाइट मिलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। तो अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो आपको इंटेंसिटी क्या होगी, पैरेलल रहेगा जब आपका प्रिंसिपल सेक्शन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के साथ, तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी। और जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उस केस में आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, 0 इंटेंसिटी मिलेगी। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, ये बोल देंगे ऐसा अगर हमारा बिहेवियर होगा कि पहले तो हमने किसके थ्रू पास किया, पहले तो हमने पास किया आपका क्वार्टर वेव प्लेट्स के थ्रू और फिर निकोल प्रिज्म की। अगर आपकी इंटेंसिटी एक बार मैक्सिमम है और उसको डायरेक्शन उसको रोटेट करने के साथ निकोल प्रिज्म का अगर आपकी इंटेंसिटी में चेंज आता है और इंटेंसिटी 0 हो जाती है, तो इस तरह से हम बोलेंगे ये आपकी किस तरह की लाइट है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। क्योंकि जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है जब वो क्वार्टर वेव प्लेट्स के अंदर से पास करेगी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, वो एज इट इज़ पास कर जाएगी, क्योंकि उसमें तो हर तरह के कंपोनेंट्स हैं। और तो जब वो उसके थ्रू पास कर जाएगी एज इट इज़, तो जब आप निकोल प्रिज्म को रोटेट करोगे तो उसकी इंटेंसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब उसके क्वार्टर वेव प्लेट्स के अंदर से पास करने के बाद आप निकोल प्रिज्म के थ्रू दोनों को पास करोगे तो वहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अगर जिसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन आ रहा है और जिसकी इंटेंसिटी एक टाइम पे जाके 0 हो रही है, वो तो आपका क्या है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। और जहाँ पे इंटेंसिटी का वेरिएशन नहीं आ रहा वो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो ये इसमें फिगर भी दिखा रखी है आपकी कि आपने किस तरह से एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को एक क्वार्टर वेव प्लेट के अंदर से इस क्वार्टर वेव प्लेट के अंदर से पास किया, वो किस में कन्वर्ट होगी, प्लेन पोलराइज्ड में। जब उसको निकोल प्रिज्म के अंदर से पास करोगे तो क्या मिलेगा, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी मिलेगा विद 2 मैक्सिमा एंड 2 पोजीशन ऑफ 0 इंटेंसिटी। लेकिन जब अनपोलराइज्ड लाइट को पहले उससे पास करोगे और फिर निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो आपको इंटेंसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आता है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड मिक्सचर ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। अब आपके पास एक तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है और दूसरा आपके पास एक लाइट का इस तरह का मिक्सचर है कि उसमें कुछ कंपोनेंट तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के भी और कुछ अनपोलराइज्ड लाइट के भी हैं। तो इसी सेम एग्जांपल में जो अब हमने डिस्कस किया है कि अगर आप एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को पहले क्वार्टर वेव प्लेट्स के थ्रू पास करोगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप उसको क्या करोगे,
एक निकोल प्रिज्म के अंदर से पास करोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास इंटेंसिटी एक बार तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और एक बार आपको ज़ीरो इंटेंसिटी मिलेगी। मैक्सिमम मिलेगी जब आपका जो निकोल प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के पैरेलल डायरेक्शन में है, और जब वो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा प्रिंसिपल सेक्शन, उस केस में आपको ज़ीरो इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब आप मिक्सचर को पास करोगे एक सर्कुलरली पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट के को पहले तो क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू पास करोगे, तो उसमें जो सर्कुलरली पोलराइज लाइट का कंपोनेंट है वो तो क्या हो जाएगा, सर्कुलरली पोलराइज लाइट का कंपोनेंट तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो अनपोलराइज्ड लाइट थी वो अनपोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड ही रहेगी। तो जब आप उसको क्या करोगे, किसी निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करोगे और उस निकोल प्रिज्म को रोटेट करोगे, तो जो आपकी सर्कुलरली पोलराइज लाइट थी जो प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो चुकी है, वो तो इसी तरह का वेरिएशन देगी कि आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसकी जब आपका प्रिंसिपल सेक्शन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के साथ पैरेलल, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं उनके साथ पैरेलल डायरेक्शन में होगा, और जब परपेंडिकुलर में होगा तो उसकी ज़ीरो इंटेंसिटी होगी। लेकिन जो अनपोलराइज्ड लाइट थी उसके कारण क्या होगा, इंटेंसिटी में कोई भी वाइब्रेशन नहीं आएगा। तो जब आपकी सर्कुलरली पोलराइज्ड के कारण इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और दूसरे के कारण जो अनपोलराइज थी उसके कारण भी कुछ इंटेंसिटी मिलेगी, तो आपका जो एक टाइम पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। जब आप उसको रोटेट करोगे, रोटेट करने के साथ इंटेंसिटी में भी चेंज भी आएगा, क्योंकि जो आपकी सर्कुलरली पोलराइज लाइट थी जो कि अभी प्लेन पोलराइज बन चुकी है, उसकी इंटेंसिटी में रोटेशन के साथ चेंज आएगा। लेकिन जो आपकी अनपोलराइज थी उसकी इंटेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा। तो जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ना, तो उस केस में क्या होगा, सर्कुलरली पोलराइज जो कि प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो चुकी है उसके कारण जो इंटेंसिटी थी वो तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन दूसरी इंटेंसिटी अनपोलराइज वाली बचेगी। वो बचेगी तो इसका मतलब आपको मिनिमा तो मिलेगा, एक मैक्सिमा मिलेगा, एक मिनिमा मिलेगा, लेकिन मिनिमा के टाइम पे इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी। तो वहाँ से आप बता दोगे कि आपका वेरिएशन तो हो रहा है इंटेंसिटी में, लेकिन इंटेंसिटी मिनिमम नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है, इसमें सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है तो, लेकिन उसके साथ अनपोलराइज्ड लाइट भी मिक्स है। अगर आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटेंसिटी ज़ीरो मिल जाती है तो आप बोल सकते हो कि इसमें सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ही है, इसमें अनपोलराइज्ड लाइट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है। इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को अगर आपको क्या करना हो, पता करना हो तो क्या करें हम, किस तरह से वो करें। जब तो आपको जब इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को आपको डिटेक्ट करना हो तो किस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे। तो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो फिर से अगर हम उसको निकोल प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, दो रेक्टेंगुलर वाइब्रेशन ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो दो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो रही है उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, जो कि सर्कुलरली पोलराइज के केस में क्या होता था, इक्वल होता था। तो अब क्या हो जाएगा, जब आप उसको वाइब्रेशंस को क्या करोगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म रोटेट करोगे, तो ऑन रोटेटिंग द प्रिज्म आपको क्या हो जाएगा, इंसिडेंट बीम जो आपकी इंटेंसिटी थी ट्रांसमिटेड लाइट की उसका क्या होगा, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, एक मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, लेकिन आपको ज़ीरो इंटेंसिटी उस केस में नहीं मिलेगी। क्यों ज़ीरो इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपकी दो लाइट्स थी, जो आपका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वो कन्वर्ट हो रहा है, उन दोनों का क्या था, इक्वल एम्पलीट्यूड नहीं था। ठीक है, तो ये सेम केस आपको कब मिलेगा, जब, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ये तो बोल दिया कि जब आप इंटेंसिटी को क्या कर रहे हो, निकोल प्रिज्म को रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट करने के साथ जो आपकी सर्कुलरली पोलराइज लाइट है एक मैक्सिमा मिलेगा, एक मिनिमा मिलेगा। मैक्सिमा से मिनिमा तक जाओगे तो रोटेट करते जाओगे तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, लेकिन आपको ज़ीरो इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। यही सिमिलर केस अभी हम डिस्कस करके आए हैं जब प्लेन पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट का मिक्सचर था। क्योंकि जब देखो हम डिस्कस कर रहे थे अभी 2 मिनट पहले कि सर्कुलरली पोलराइज लाइट थी जब आपके पास, वो जिस किस में कन्वर्ट हो गई थी, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गई थी, और अनपोलराइज लाइट जो कि किसी में कन्वर्ट नहीं हुई थी,
तो उन दोनों का मिक्सचर था, तब भी आपको वही केस मिल रहा था, मैक्सिमा में मिनिमा मिल रहे थे लेकिन मिनिमा ज़ीरो नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, अब इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन किस तरह से करें। तो इनके बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे कि जो आपकी इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है उसको किसके थ्रू पास किया जाएगा, क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू पास किया जाएगा, और क्वार्टर वेव प्लेट उसमें क्या करेगी, फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देगी। ऐसे ही जैसे अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि आपका क्या होगा, जैसे वो क्वार्टर वेव प्लेट में एंटर करेगा तो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगी, भाई एक में पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर वाइब्रेशन, एक में परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर वाइब्रेशन, तो π/2 का फेज डिफरेंस हम बोलेंगे आ जाएगा, और दूसरा π/2 का फेज डिफरेंस किस कारण आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स के बीच में आ जाएगा। तो टोटल जो आपका फेज डिफरेंस आएगा या तो जीरो, दोनों को ऐड कर दोगे तो जीरो का आ जाएगा, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जीरो का आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो किसका आ जाएगा, पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह की लाइट को आप क्या करोगे, तो एक कंपोनेंट तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, तो आप इसको क्या करोगे, जब इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को, अब ये टोटल फेज डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, तो अब आपने इसको क्वार्टर वेव प्लेट के लिए थ्रू पास किया तो आपको कैसी वाइब्रेशन मिली, लीनियर वाइब्रेशन मिली। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट थी उसको आप बोल सकते हो कि वो प्लेन पोलराइज थी। तो जब ये प्लेन पोलराइज लाइट किसी निकोल प्रिज्म के साथ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी एक बार तो मैक्सिमम होगी और फिर क्या होगी, इंटेंसिटी आपकी ज़ीरो तक जाएगी। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी कहाँ तक जाएगी, आपकी ज़ीरो तक जाएगी इस केस में। तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जब आपने क्या किया, एक इलिप्टिक, सबसे पहले तो अब इसमें दोनों चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका पहले वाला ही केस बन जाएगा। पहले तो आपको इस इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को चेक करना है, पहले तो खाली निकोल प्रिज्म के साथ चेक करो। जब निकोल प्रिज्म के साथ चेक करोगे तो आपको एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और फिर इंटेंसिटी आपकी ज़ीरो तक ना जाके मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, फिर आप फर्दर इसको क्या करोगे, क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू पास करोगे, जिसके जो क्या करेगी, एक पाई या फिर ज़ीरो का फेज डिफरेंस उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगी, और वो करने के कारण आपके पास आपको जो लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी। और उस प्लेन पोलराइज लाइट को फर्दर आप किसी निकोल प्रिज्म के अंदर से पास करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपको या तो मैक्सिमम वो मिलेगा एम्पलीट्यूड या फिर ज़ीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। लेकिन जब अनपोलराइज लाइट रहेगी तो अनपोलराइज लाइट के केस में पहले क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू पास करोगे तो कोई भी इंटेंसिटी में वेरिएशन उसमें नहीं आएगा, कोई भी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जब फिर से निकोल प्रिज्म के थ्रू आप पास करोगे तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, प्लेन पोलराइज लाइट के कारण तो मिनिमम मिल जाएगी, मैक्सिमा मिनिमम मिल जाएगा, और अनपोलराइज लाइट के कारण एज इट इज़ मिलेगी। तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें वही आपका केस रहेगा जो पहले केस था। ठीक है, तो इस यहाँ से इस तरह से आप बोल सकते हो कि आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में और मिक्सचर ऑफ अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। ठीक है, तो ये हमने यही सेम चीज़ यहाँ पे क्या कर रखी है, फिगर के थ्रू बता रखी है कि इलिप्टिकली पोलराइज लाइट थी, उसको आपने क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू पास किया, वो प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो गई, फिर उसको आपने निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया। ऐसे ही पार्शियली प्लेन और प्लेन पोलराइज लाइट, पार्शियली प्लेन पोलराइज का मतलब इट इज़ मिक्सचर ऑफ प्लेन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज। तो जैसे ही उसको आपने क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू पास किया वो एज इट इज़ रहेगी, निकोल के थ्रू पास करोगे तो इंटेंसिटी में मिनिमा और मैक्सिमा तो मिलेगा, लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी ज़ीरो उस केस में नहीं होगी। ठीक है, अब ये आता है जनरल डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट। तो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है वो उसी को सब जैसे जो हमने अब इसमें आता है कन्वर्जन ऑफ, इससे पहले जनरल डिस्टिंक्शन से पहले कन्वर्जन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज लाइट इनटू सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को सर्कुलरली पोलराइज लाइट में किस तरह से कन्वर्ट करें, तो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्टली कन्वर्ट द इलिप्टिकली पोलराइज लाइट इनटू
प्लेन पोलराइज्ड बाय यूजिंग ए क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक है। अब उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम फिर से किसके अंदर से पास कर दें, एक और क्वार्टर वेव प्लेट के पास अंदर से पास कर दें, और दूसरी क्वार्टर वेव प्लेट को इस तरह से एडजस्ट, उसकी थिकनेस को इस तरह से, उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि उसका जो थीटा बन रहा था, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस जो थी, वो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल थीटा बना रही थी, वो अगर 45 डिग्री का होगा तो वहाँ से आप क्या कर लोगे, सर्कुलरली पोलराइज लाइट को जनरेट कर लोगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेप्टिकली पोलराइज लाइट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सर्कुलरली पोलराइज लाइट में। पहले एक क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू पास करेंगे उसको, फिर दूसरी वेव प्लेट के थ्रू पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट। तो ये हमें डिफरेंस बताना है कि सर्कुलरली पोलराइज लाइट है और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी की एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, इसको, इन पॉइंट्स को समरी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये समरी आप लोगों को डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। इस समरी को आप किस फॉर्म में, एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसी के साथ ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।